ऑनरेबल सेनेटर जरका तैमूर सोरवर्दी, अब वो फिर खड़ी होगी। तो आप देखो दे दें, आज आप तशरीफ बलूचिस्तान के मसले इंशाल्लाह हल करेंगे सर आपके साथ मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया, और मैं माजरत चाहती हूँ, आपने मेरा नाम पहले पुकारा था और मैं मौजूद नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप बड़ी शॉर्ट, जामे और अच्छी स्पीच करेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं शुरू तो करना चाहती थी एक शेर से, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस ने कुछ ऐसी बात कही कि मुझे उस पर एहतजाज पहले करना होगा। इन्होंने कहा कि एक मर्दाना, मेरा मतलब है इतनी अगर जेंडर बायस है। नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही कहा कि एक छोटी सी ब्रेक चाहिए। सर बात ये डॉक्टर सरकार बात को इतना ना प्लीज चले। सर गुजारिश बड़ी मोदबाना, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। खत्म हो गई जी। सर बात ये है, नहीं सर बात तो करने दें सर, कभी कभी तो आप मुझे मौका देते हैं बोलने का। सर बात ये है कि हमें जेंडर से, और इनके तो अल्फाज के जादूगर हैं ये, तो इनको बताना तो बहुत ज़रूरी है कि ये इस किस्म की बात ना किया करें। हमारे दिल को जिस तरह सिंध वालों को और बलूचिस्तान वालों को ठेस पहुंचती है, हमें भी बहुत ठेस पहुंचती है। और एहतजाजन मैं तो ये चाह रही थी कि मेरी ख़वातीन के साथ आप स्पीच ना ही कराएं, मेरी आप जनरल लोगों के साथ ही कराएं। लेकिन बहरहाल तो मैं शुरू करना चाहूँगी अल्लामा इकबाल के एक शेर से जी। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे है आसमानों में। सो ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, और बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमारे आज पता चला आप डॉक्टर के साथ शायर भी हैं। शायर सर अब यही कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। बात यह है जी कि इतनी हम पे हर्जा सराई हुई, और बहुत से लोगों ने हमारे बारे में, अभी मेरी बहन ने बात की तो थोड़ा सा मैं उनका जवाब शुरू में इसलिए देना चाहूँगी कि 14 साल से तो सिंध में जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने जो वहाँ पर दूध की नहरें चलाई हुई हैं, हमें 3.5 साल के ताने दे रहे हैं। तो ताने देने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी अपने गरेबान में झांके, अपनी कारकर्दगी दिखाएं कि थरपारकर इन्हीं के सिंध का हिस्सा है। 18वीं तरमीम यही लेके आए थे। उसके बाद जो इन्होंने सिंध में दूध की नहरें चलाई हैं, हमें भी दिखा दें कि कराची जिस तरह एक ग्रेवयार्ड बन चुका है, उसका कोई जवाब दे दें। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, उसका ध्यान करें। सिंध वैसे तो हमें बोलने नहीं देते, सिंध पे एक लफ्ज बोले तो यहाँ आओ बका शुरू हो जाती है। मैं जनरली बिल्कुल पार्टिजन होकर बात नहीं करना चाह रही थी। मैं ये चाहती हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए सेनेट में कि ये बजट का सारा जो एक एक्सरसाइज ली जाती है, इसका मकसद क्या है। हर 5 साल के बाद एक नई हुकूमत आती है, वो एक नया अपना बजट देती है, और जिस तरह से हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली होता है कि पिछली हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाला जाता है, लेकिन अपना कोई जिक्र नहीं। यानी 22वें IMF प्रोग्राम में हम गए, इससे पहले 21 प्रोग्राम यही लोग ले चुके थे। पिछले 30 सालों की हुकूमत इन्हीं के सर है, और पिछले 75 सालों में पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि बजाते खुद एक अमीर मुल्क है, इस अमीर मुल्क को इस दहाने पे कौन लेके आया, कैसे लेके आया कि ये अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें लेबल देते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये मुल्क जिसकी एक रीको दिक की कान ही इतनी काफी है कि पूरे मुल्क को तर कर दे, पूरे आपके लोन्स उतर जाए, क्या वजह है कि 75 साल हो गए। ये आपस की कहानी। और जिस तरह आज हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि नैब का बिल, आप भी शुक्र करें, आप भी इससे बच जाएंगे। अरे हम पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो टैक्स देते हैं, जो हलाल की रोज़ी खाते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ना हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो चोरी करे वो चोरी का पूरा खुमियाजा भुगते। इस मुल्क में बड़े चोरों को खुली छुट्टी है, और छोटे चोर को, वो जो विक्टर ह्यूगो एक बड़ा मशहूर फ्रांसीसी लिखने वाला था, उसकी किताब थी ले मीज़े गाब, उसमें यह कि जो एक डबल रोटी जिसने चुरा ली उसको पूरी उम्र कैद हो गई, और जो बड़े चोर हैं वो हमारे मुल्क में खुलेआम फिरते हैं और हुकूमत करते हैं और हुकूमत करने की साजिशें करते हैं। तो जो बात मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि अब या कभी हमें शायद अक्ल आनी चाहिए कि हम 20 साल का मंसूबा बनाएं। इस मुल्क को नहीं ज़रूरत कि ये 4 साल के बाद आप नई चीज़ें लेके आएँ, IMF के प्रोग्राम में जाएं। क्यों हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते? क्यों हम ऐसे बजट्स नहीं लाते जिनमें एजुकेशन पे फोकस हो? क्यों हम ऐसे बजट नहीं लाते? हेल्थ कार्ड तो दे दिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, अब उसको ही हम वापस करने जा रहे हैं।
और एहसास प्रोग्राम की जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, स्कॉलरशिप से लेकर, ठीक है, बेनजीर साहिबा हमारे लिए बहुत इज्जत लाई और हम उनकी बहुत एहतराम करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नाम दिया, लेकिन जो चीजें एहसास प्रोग्राम के नीचे थी उनको रीब्रांड करने की क्या जरूरत थी? तो आप लोग भी इसके बारे में सोचें। जरूरत क्या है हमारे बजट को? मेरा सवाल है कि हमारे बजट्स में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इन पे क्यों नहीं टैक्स लगते? इस मुल्क में सवाए जहर के ऊपर टैक्स नहीं है, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स। मैं एक डॉक्टर भी हूं, इस मुल्क में क्यों नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स पे टैक्स लगते? इस मुल्क में क्यों नहीं कैंडीज पे टैक्स लगते? इस मुल्क में आप कहीं चले जाएं, अब गर्मी का मौसम है, पूरे मुल्क आप जाएं वहां पे रैपर्स पड़े होंगे स्नैक्स के। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैंने बड़ी मोदबाना गुजारिश की थी कि बहुत सी चीज़ों से टैक्स ख़त्म हो गया, उसमें स्नैक्स पर से भी टैक्स ख़त्म हो गया और स्नैक्स के इंग्रेडिएंट से। तो इसका किसकी फैक्ट्री से ताल्लुक़ है, ये भी हमारा एक सवाल है, इसका भी हम जवाब चाहेंगे कि ऐसे क्या हुआ कि जो लोग मुल्क में आ रहे हैं, चॉकलेट लेके आ रहे हैं, उन पे तो आपने कदगन लगा दी, लेकिन जो लोगों की अपनी फैक्ट्रियों का जो रॉ मटेरियल है उस पे छूट मिल गई। तो ये किस किस्म के बजट्स आते हैं जिनकी कोई हमें सर पैर समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि सिगरेट पे क्यों नहीं हम टैक्स लगाते? एक ऐसी चीज है जिससे आम आवाम को आप मार रहे हैं, कैंसर, ब्रोंकाइटिस और हर किस्म की बीमारियां हैं और खवातीन में भी अब ये बहुत फैल गया है। तो क्यों हम इन चीजों को क्यों हम इन पे टैक्स नहीं लगाते? और क्यों अभी तक हमने, अगर ये इतने हमारे तजर्बाकार और बड़े समझदार, हमारी जो इस वक्त हुकूमत है इतनी तजर्बाकार है कि पिछले 2 महीनों में 52 अपनी इन्होंने मिनिस्ट्रियां बना दी, 52 कैबिनेट के मेंबर्स हो गए, बाहर के दौरे इनके खत्म नहीं होते, हमें कहते हैं मुल्क वेंटिलेटर पे है। ये क्या चक्कर है? इनके लिए वेंटिलेटर पे नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट देख लें, वो कहां आसमान से कलाबे 4 गुना इन्होंने कैबिनेट डिवीजन का बजट कर दिया है। किस बेसिस के ऊपर? और अवाम को कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अवाम के लिए सिर्फ फाके हैं, सिर्फ मुश्किलात हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी ना करो। चेयरमैन साहब, ये किस किस्म का मुल्क है? हम कहां बैठे हुए हैं? हम 75 सालों में आप देखिए कि साउथ कोरिया, तकरीबन ये सारा हमारा खित्ता उसी वक्त आज़ाद हुआ जब हम आज़ाद हुए। साउथ कोरिया, हम कहते हैं कि डॉक्टर महबूबुल हक की जो उनका ब्लूप्रिंट था तरक्की का, वो हमसे लेके गए। और आप देखें कि वहाँ भी एक डिक्टेटर थे, जनरल पाक चुंग ही। 1961 से 1979 तक वो वहाँ रहे, जनरल थे वो। और उन्होंने, उनके बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि उन्होंने करप्शन भी की, उन्होंने बड़ी लोगों पे ज्यादतियां भी की, लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क के हर आदमी के घर में कार दूंगा, गाड़ी, और उसके घर में फ्रिज दूंगा। और उन्होंने साउथ कोरिया, जिसकी कोई मादनी वसाइल नहीं थे, उन्होंने उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इतनी कर दी कि अब इस वक्त साउथ कोरिया वन ऑफ द लीडिंग नेशंस है। तो क्या हम सारी पार्टियों से बालातर होके, क्या हम अपने मुल्क के मफाद में इस किस्म के काम नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हमने सियासत करनी है और हमने अपने नैब के केसेस छुड़वाने हैं 1200 अरब के, और उसके साथ हमने मज़े करने हैं और हमने हुकूमतें बदलनी है ताकि जो कोई अच्छा काम हुआ वो उल्टा हो जाए। हम मुल्क के लिए बेहतरी, मुझे नहीं लगता कि हम चाहते हैं। तो फिर क्या पार्लियामेंट में लोग ही हम बदल दें? ऐसे लोग ले आएँ जो वाकई मुल्क के सिंसेयर हैं। एक और हमारे मुल्क में पिछले बहुत से सालों से एक ख़ास किस्म के लोग यहाँ पे चलते हैं, इदारों में भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि उसका, वो जो प्रोफेशन है उसका मैं नाम नहीं लूँगी, वो शायद आप एक्सपंज कर दें। तो वो होता ये है कि आप अपने सारे जो लोग आपके साथ हैं उनको आप रखते, उनको आप इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों की बेसिस के ऊपर आप खरीदो फरोख्त करते हैं, जिसको हम व्हीलिंग डीलिंग कहते हैं। फिर उसी बेसिस पे उन्हीं लोगों को हम ब्लैकमेल भी करते हैं। और ये हमारे मुल्क का सबसे चलता हुआ धंधा बन चुका है। हर जगह आपको यही धंधा नजर आता है कि आप व्हीलिंग डीलिंग करें, आप ब्लैकमेलिंग करें, और वही लोग फिर पैसे बनाते हैं। और जो इस मुल्क का आम जो मेहनत कश इंसान है, उसके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। जो टैक्स देता है, जो मेहनत कश है, जो दयानतदार है, उसका कोई इस मुल्क में उसमें जगह नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? क्यों हम उन एक हमारा जो एलीट कैप्चर है, जो अशराफिया एक सर्टन किस्म की हमारे सर पे बैठी हुई है, उनके साथ ये क्या हमारा मसला है?
फैज अहमद फैज की एक नज़म के चंद अशार में चेयरमैन साहब आपकी नज़र करती हूँ। जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, मैं वहीं में हाकिम जालिम हूं सुस्की ना सुनूं मजबूरों की। जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं और फिर हुकूमत उनकी बना दें। इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। इस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। ये फैज अहमद फैज के अशार और ख्यालात थे। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ऑनरेबल